वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार सभी छात्रों को। आज की क्लास में मैं आप सबों को राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल बताने जा रहा हूं और यह जो है वर्ग दशम 9th और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल क्लास होगी आज की जो क्लास है। तो इसमें सबसे पहले आज दो टॉपिक में बताऊंगा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, और इस दोनों टॉपिक को मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, साथ ही साथ क्लास को शेयर करें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पहले राष्ट्रीय प्रतीक समझिए। प्रतीक का अंग्रेजी होता है सिंबल और राष्ट्रीय का अर्थ होता है नेशनल, यानी नेशनल सिंबल। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र में रहता है तो उस राष्ट्र का वह नागरिक है, तो उसके लिए क्या चिन्ह उसके पास होता है, वह चिन्ह ही उसका जो है प्रतीक होता है, यानी उसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक में जैसे बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सभी चीज होते हैं और सबों का मैं आप लोगों को विस्तृत अध्ययन कराऊंगा। लेकिन आज के टॉपिक में केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह बताऊंगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताने जा रहा हूं। राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, याद रखिएगा, सुनिएगा स्टूडेंट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। समझे कि नहीं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो आप लोग देखते होंगे, जो आप लोग हम लोग सभी जो भारतीय ध्वज इस प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चक्र होते हैं, सब बताऊंगा। ये इस तरह से 24 चक्र होते हैं जो कि मैं यहाँ पे वर्णन कर चुका हूँ। ये भारतीय राष्ट्रीय झंडे है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस भारतीय राष्ट्रीय झंडे का जो डिजाइन किए थे वो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। और 22 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। समझे ना? भारतीय संविधान सभा में इस राष्ट्रीय ध्वज को, इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के द्वारा ही किसी को सरकार, भारत सरकार के अंतर्गत सिंबल देंगे या कोई भी चीज का प्रतीक देंगे, राष्ट्र का प्रतीक देंगे, तो संविधान सभा के द्वारा ही उसे अंगीकृत किया जाता था। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय तिरंगे पिंगली वेंकैया के द्वारा जो डिजाइन किया गया था उसे अंगीकृत कब किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। तो आप सभी स्टूडेंट ये जान गए। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 क्या होता है? 3:2 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3:2 होता है। यानी लंबाई जो है 3 भाग है और चौड़ाई उसका क्या है? 2 भाग है। भारतीय जो तिरंगा होते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है बाबू, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर ये जो होता है ये केसरिया रंग का होता है। ये किस रंग का होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर जो होता है कलर किया हुआ जो रंग होता है ये केसरिया रंग का होता है। बीच में जो होता है वो सफेद रंग का होता है। बीच में क्या होता है? सफेद रंग का। और सबसे नीचे जो होता है वो हरा रंग का होता है। सबसे नीचे क्या होता है? हरा रंग
रंग का, यानी भारतीय तिरंगे में 3 रंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो रंग वे रहते हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, और ध्यान दीजिएगा सबसे नीचे जो होते हैं वह हरे रंग के होते हैं, समझे ना। और भारतीय तिरंगे के जहां पे सफेद रंग होते हैं, उस सफेद रंग के बीच में चक्र रहता है, एक चक्र रहता है, और इस चक्र में 24 तीलियां पाई जाती हैं। और ये जो चक्र लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे जो चक्र है, उसे चक्र को लिया गया है। यहाँ पे देखिए, इस चक्र को हम बड़ा करके यहाँ पर बनाए हैं। इसमें 24 जो चक्र होते हैं वो 24 गुणों को और 24 घंटे को दर्शाता है। और प्रत्येक चक्र में जो ये रहते हैं, ये जो तीलियां रहती है, प्रत्येक 2 तीलियों के बीच का जो कोण होता है वो 15 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिएगा, कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री का। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि इस चक्र को हम यहाँ पर बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ये 24 चक्र बना हुआ है। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो ये तीलियां है, इसको कहते हैं तीलियां। ये जो चक्र आया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से, कहां से आया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, पहला चक्र, दूसरा चक्र, ये तीलियां हैं। तो सभी तीलियां जो है वो 24 घंटे को डिनोट करता है। और यहां पर जो है प्रत्येक तीलियों के बीच जो कोण होता है, यानी ये जो कोण होता है, ये 15 डिग्री का कोण होता है। ये 15 डिग्री का कोण होता है। प्रत्येक तीलियों के बीच कितना होता है? 15 डिग्री का कोण, 15 डिग्री का कोण, यानी 15 डिग्री का कोण पर ये दोनों तीलियां जो होती है झुकी रहती है। और पहला तीलियां जो है वो संयम को दर्शाता है। पहला तीलियां, सबका अर्थ होता है, ये 24 जो तीलियां हैं चक्र में, ये 24 तीलियों का सबका मीनिंग है। पहला जो है वो संयम को दर्शाता है, दूसरा जो तीली होता है वो आरोग्य को दर्शाता है, तीसरा शांति को दर्शाता है, चौथा शील को दर्शाता है, पांचवा त्याग को दर्शाता है, छठा क्षमता को दर्शाता है, सातवां सेवा को दर्शाता है, आठवां तीली मैत्री को दर्शाता है, नौवां तीली प्रेम को दर्शाता है, 10वां जो है बंधुत्व को दर्शाता है, 11वां जो है संगठन को दर्शाता है, 12वां जो है कल्याण को दर्शाता है, और 13वां जो है अधिकार को दर्शाता है, और 14वां जो है कर्तव्य को दर्शाता है, 15वां जो है सहकारी को दर्शाता है, और ये 16वां जो है त्याग को दर्शाता, न्याय को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है, 17वां जो है नीति को दर्शाता है, 18वां तीली जो है अर्थ को दर्शाता है, 19वां तीली जो है समता को दर्शाता है, और 20वां तीली जो है नियम को दर्शाता है, 21वां तीली व्यवस्था को दर्शाता है, 22वां तीली जो है सुरक्षा को दर्शाता है, 23वां तीली जो है उद्योग को दर्शाता है, और 24वां जो है समृद्धि को दर्शाता है। अर्थात ये 24 तीलियां दिए गए हैं, ये 24 तीलियों का महत्व है। और 24 तीलियों का अर्थ यहाँ पे 24 घंटा एवं 24 गुणों को दर्शाया है। भारत में सबसे ऊंची, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, भारत में सबसे ऊंची झंडा जो फहराया गया था 12 मार्च 2018 ईस्वी को। भारत में 12 मार्च 2018, भारत में 12 मार्च 2018 ईस्वी को सबसे ऊंची झंडा 361 फुट, कितना? 361 फुट की झंडा जो है कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक दिखाइएगा इधर, कर्नाटक राज्य के बेलागाम में लहराया गया था। याद रखिएगा, यानी आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे ऊंची झंडा जो है कर्नाटक के बेलागाम में 12 मार्च 2018 ईस्वी को 361 फुट झंडे की जो ऊंचाई थी, ऊंचाई कितनी? 361 फुट थी ऊंचाई का, कर्नाटक राज्य के बेलागाम में फहराया गया था, समझे ना। और याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को फहराने के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को फहराने के बारे में 22 जनवरी 2004 ईस्वी को, 22 जनवरी 2004 ईस्वी को उस समय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे BN खरे। कितने ईस्वी को? ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी 2004 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे VN खरे, तत्कालिक थे VN खरे।
उन्होंने बताया, यानी 22 जनवरी 2004 ईस्वी को वी.एन. खरे जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने बताया, क्या बताया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए किसी भी संस्था, किसी भी घरों और किसी भी सार्वजनिक संस्थानों में, जैसे स्कूल, कॉलेजेस आदि सभी जो है, उन सभी जगहों पर राष्ट्रीय दिवस के दिन झंडोत्तोलन या राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरा मौलिक कर्तव्य है। और यह बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 यानी भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के संबंध में मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में, किसमें? अनुच्छेद 19 में, 19 के भाग 1 में, भाग ए में ध्यान दीजिएगा, यानी जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, उसके बाद 22 भाग और 12 अनुसूची थे, समझे, 8 अनुसूची थी, जिसमें भारतीय संविधान का मतलब क्या कहते हैं निर्माण हुआ था। उसमें भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। तो मैं संविधान जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के भाग ए में यह बतलाया गया कि भारत के नागरिकों का यह मौलिक अधिकार है कि राष्ट्रीय दिवस के दिन वह जो है ध्वजोत्तोलन कर सकता है और झंडे को फहरा सकता है। और इस बात के बारे में 2004 ईस्वी में, 22 जनवरी 2004 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी.एन. खरे जो थे, तत्कालिक न्यायाधीश जो थे, उन्होंने भी बताया। तो आप लोगों को आज अभी बताया मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, फिर से एक बार राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बता दिया, उसके बाद मैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में आऊंगा। फिर से सुने सारे स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय, सुन लेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया है। किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने किया है। और भारतीय संविधान सभा के 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इस जो पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया गया था उसे अंगीकृत कर लिया। कितने ईस्वी में? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय तिरंगे के रूप में भारत में स्वीकार किया जाने लगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये होगा। कितने ईस्वी में? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2, इसका मतलब लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होती है। याद रखिएगा, भारतीय तिरंगे का सबसे ऊपर केसरिया का रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे जो होता है हरा रंग, और इसके बीच में 24 तिलियां होती है। समझे, चक्र होते हैं, अशोक स्तंभ से ये चक्र लिया गया और इस चक्र में 24 तिलियां होती हैं। और 24 तिलियां के बारे में यहां में वर्णन किया। और 24 तिलियों में से प्रत्येक 2 तिलियों के बीच जो कोण होता है वो 15 डिग्री के कोण पर दोनों तिलियां झुकी रहती है। कितने डिग्री के कोण पर? 15 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रहती है। और हमारे भारत में सबसे ऊंची झंडा कर्नाटक में, कहां? कर्नाटक में बेलागाम नामक ग्राम में 12 मार्च 2018 ईस्वी को 361 फुट की ऊंचाई वाला झंडा को फहराया गया। भारतीय इतिहास में आज तक इतनी ऊंची झंडा फहराई नहीं गई है। तो अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भारतीय झंडे के बारे में ये मुख्य न्यायाधीश जो है 22 जनवरी 2004 ईस्वी को यह बोले थे कि भारतीय तिरंगा को राष्ट्रीय दिवस के दिन फहराना भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य है, सभी व्यक्ति इसे फहराएं। और अनुच्छेद 19 में भी इसका वर्णन किया गया है। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में बता दिया। अब मैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूं। ये देखें, मैं विस्तृत बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग को राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में पता चल गया। हम लोग सभी भारतीय हैं तो इसलिए इसकी जानकारी रखना उचित है। तो देखिए स्टूडेंट, अब देखिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बता दिया। अब राष्ट्रीय चिन्ह,
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारानाथ में जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ को ध्यान दीजिए, चलने दीजिए। भारत के सारानाथ में जो अशोक स्तंभ है, उस अशोक स्तंभ को क्या माना गया है? राष्ट्रीय चिन्ह। आप देखते होंगे कि देखिए ये जो से शेर है ना, अशोक स्तंभ में, अशोक स्तंभ ऐसे मतलब ये रहता है, ध्यान दीजिएगा इसे से, और फिर ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे ऐसे भाग रहता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहता है अशोक स्तंभ है, आप लोग जानते होंगे, इस तरह का रहता है। और फिर नीचे देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ पे नीचे ऐसे अशोक स्तंभ आप पैसा में भी देखते होंगे, यहाँ पे चक्र रहता है, 24 तीलियों वाला चक्र रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ जो है सांड रहता है, यानी बैल जिसको सांड रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है घोड़ा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? घोड़ा, हॉर्स। मान लीजिए कि ये घोड़ा है, ठीक ना, ये घोड़ा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की आकृति जो है, आप इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे ही क्या माना गया है? उसे माना गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारानाथ में पाए जाने वाले जो अशोक स्तंभ है, ये फिगर सही नहीं बना है, ये अशोक स्तंभ में इस प्रकार के शेर रहते हैं, वो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसमें अशोक स्तंभ में 4 शेर सिंह होते हैं, 4 सिंह, देखिए 1 2 3, और प्रत्येक सिंह जो होते हैं एक दूसरे के पीठ के पीछे होते हैं। तो जैसे एक सिंह देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक सिंह यहाँ पर है और इसके पीठ के पीछे देखिए दूसरा सिंह यहाँ पे है, दूसरा सिंह, और एक सिंह इधर है, तो एक सिंह इसके पीछे पीठ के कर, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, मेरा चेहरा इधर है तो एक मेरे पीछे उस मुंह करके रहेगा, तो एक सिंह इधर है, एक सिंह इधर है, एक आगे की ओर मुंह किया, एक इसके पीछे है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कुल 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, एक पीछे है, एक इधर है, 3 1 4 सिंह है। और सिंह को इसलिए माना गया है, यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि सिंह जो है साहस का प्रतीक है, निर्भीकता का प्रतीक है। सिंह जो है किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है, निर्भीकता का प्रतीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इसमें सिंह जो है लिया गया है। और उसके बाद याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो है अशोक स्तंभ के नीचे जो है, यहाँ पे दाईं ओर अशोक स्तंभ, आप पैसा को निकालिएगा तो पैसा के जो दाईं ओर है, दाईं ओर जो होते हैं वो सांड है। देखिएगा अशोक स्तंभ में सांड है, तो सांड जो है भारत को, ध्यान दीजिएगा, भारत को जो है ना, यानी कृषि अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, यानी भारत जो है कृषि प्रधान देश है। आप अशोक स्तंभ के नीचे देखिएगा, दाईं तरफ जो है वो जो है सांड का फोटो है, वो सांड का जो फोटो है वह भारत को कृषि प्रधान देश, क्या देश? कृषि प्रधान देश को सूचित करता है। यह सांड इसलिए यहां पर दिया गया है, यानी भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा दिलाता है। याद रखिएगा, इसके बाएं ओर, यानी इस अशोक स्तंभ को नीचे चक्र, इसके बाएं ओर जो घोड़ा का रहता है, क्या
घोड़ा रहता है, हॉर्स रहता है, हॉर्स रहता है। तो ये घोड़ा जो होता है, चूंकि घोड़ा बहुत ही मेहनती होता है, घोड़ा बहुत ही काम करने वाला होता है। नहीं कहता कि तुम घोड़ा के जैसा काम करता है क्या, कभी कभार आप बोलते हैं, तो घोड़ा नाम ही होता है मेहनती। तो चूंकि भारत के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, भारत के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, मेहनत करके यहाँ का व्यक्ति जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर घोड़ा को अशोक स्तंभ के नीचे इसके बाईं ओर, यानी यहाँ पे बाईं ओर जो होते हैं ये घोड़ा रहता है। और घोड़ा जो प्रतीक होता है वो मेहनत का, यानी भारत के लोग मेहनती होते हैं, उस मेहनत का प्रतीक है। जबकि दाएं ओर, यानी चक्र के दाएं ओर, यहाँ पे देखिए चक्र के दाएं ओर सांड रहता है। और सांड जो है भारत का कृषि प्रधान देश को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है ये सांड। और यहाँ पे जो 24 चक्र इसमें रहते हैं, इस 24 चक्र जो होते हैं ये अशोक स्तंभ का मूल है। और ये 24 चक्र का अर्थ होता है 24 घंटा और 24 गुण, और प्रत्येक चक्र के बीच 15 डिग्री का कोण पर झुका हुआ रहता है। ये सब देखिए 24 चक्रों का मैं तो पहले ही वर्णन कर दिया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा इसके नीचे एक सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। सत्यमेव जयते, यानी यहाँ पे आप देखते होंगे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये अशोक स्तंभ के नीचे जो है, यानी चक्र के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, वो भारत के उपनिषद, एक उपनिषद मुंडको उपनिषद, कौन सा उपनिषद? मुंडको उपनिषद, मुंडको, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडकोपनिषद के सूत्रवाक, सूत्रवाक्य याद रखिएगा। यदि सत्यमेव जयते है, पूछेगा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ के नीचे, तो मुंडकोपनिषद के सूत्रवाक्य है सत्यमेव जयते, वहीं से उसे लिया गया है, वहीं से उसे क्या किया गया है? लिया गया है। यानी सत्य की विजय हो, सत्य की क्या हो? विजय हो, इसलिए यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं बता दूं भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित था, उस अशोक स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दर्जा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ में 4 सिंह होते हैं, सब एक दूसरे के पीठ के पीछे होते हैं। जैसे देखिए कोई ऐसे है यहाँ पे, तो ये ऐसे हो गया, एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे एक सिंह आगे इधर है मुंह करके, तो एक उसके पीछे होगा। जैसे एक शेर इधर है, सिंह इधर है, तो इसके पीठ के पीछे इधर है, यानी 4 सिंह होते हैं। आपको पूछेगा कि अशोक स्तंभ में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह होते हैं, तो आप लोग को लगेगा कि 3 चिन्ह है, तो 3 सिंह नहीं है, यानी 4 सिंह। तो सिंह चूंकि साहस, निर्भीकता का प्रतीक है, इसीलिए सिंह को लिया गया है। और याद रखिएगा भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा मिला। यानी कितने ईस्वी को? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा अशोक स्तंभ के नीचे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे जो होते हैं ये बीच में चक्र होता है, और ये जो चक्र होता है वो राष्ट्रीय ध्वज में जो लिया गया वही चक्र होता है। 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां 24 घंटे का प्रतीक होता है। और अशोक स्तंभ के चक्र के दाईं ओर सांड रहता है। सांड जो है आपका क्या कहते हैं? भारत का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने को इंगित करता है। और इस चक्र के बाईं ओर जो होता है वो घोड़ा होता है। ये घोड़ा होता है, आप देखिएगा घोड़ा जो है आपका क्या कहते हैं? घोड़ा पूरा मेहनती होता है, यानी मेहनत का प्रतीक होता है। क्योंकि भारत के लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करके कोई भी काम करना चाहते हैं, कमाते हैं, तो इसलिए मेहनत घोड़ा का प्रतीक है। और ये चक्र के नीचे सत्यमेव जयते का वाक्य लिखा हुआ रहता है। और ये सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से, कि कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद के सूत्र वाक्य से लिया गया है। मुंडको उपनिषद का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है, तो उसी को इसमें से लिया गया है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताएं आज की क्लास कैसी लगी। मैं पुनः नेक्स्ट क्लास में आप लोग के बीच आऊंगा। सारे स्टूडेंट बताएं आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को।